ज़िंदगी हर सुबह यही पैगाम लाती है कि जो रात बीत गई सो बीत गई। कुछ लोग होते हैं जो गलती करते हैं, लालच में आ जाते हैं और उससे पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सफर करना पड़ता है। सब में बड़ा हर्डल जो है ना इस मुल्क में वो है ब्यूरोक्रेसी। उनकी सरपरस्ती में 122 साल में रिकॉर्ड बनाने के बाद भी नहीं आ सका। फ्यूचर यही है कि आप लोगों की अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं। अगली बंदी जो है वो खुशी से इस वक्त आसमान खात्मा आसमान पे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू खैर आगले भली करे आया वो शद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और ज़िंदगी हर सुबह भाई क्या पैगाम लाती है। ज़िंदगी हर सुबह यही पैगाम लाती है कि जो रात बीत गई सो बीत गई। बिल्कुल ऐसा ही है। अब नया सूरज अपने साथ नई खुशियाँ लेकर आता है, नई उमंगें लेकर आता है और अब जो आपको हम वीडियो दिखाने वाले हैं ना वो खुशियों और ज़िंदगी से भरपूर है। ज़रा इस वीडियो को दिखाते हैं ना, शेयर कीजिए प्लीज़। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसका उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जो दादी है 70-80 साल की इनकी उम्र है और गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। एक महफिल में ये जो है गाना गा रही। बाय द वे ये एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत ही एंशिएंट ब्रुशस की। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए आज का दिन अहम। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी का पहला इजलास आज होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के 4, पीपी के 3, अपोजिशन के 3 और एमक्यूएम जेयूआई का एक रुकन शामिल। सिंध पुलिस कच्चे के डाकुओं से लड़ते लड़ते खुद लड़ पड़ी। एसएसपी घोटकी और डीआईजी सक्खर के एक दूसरे पर सख्त इल्जामात। सिंध पुलिस ने दोनों का ही तबादला कर दिया। संगीन इल्जामात में कच्चे के डाकुओं का पक्का सफाया कैसे होगा, प्रोग्राम में आज जानेंगे। कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें जारी। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने शायकीन के दिल जीत लिए। अपनी परफॉर्मेंस से शुरा को शहर में जकड़ने वाले बेल्जियम के फनकार आज हैं दुनिया बोल है के मेहमान। और ननरक्कों से 1 मिनट में 80 गुब्बारे फाड़ने का नया रिकॉर्ड। राशिद नसीम के 122 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर हर सौ चर्चे। लेकिन इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद भी पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स हुकूमती तवज्जो से तलबगार क्यों, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। चलिए बाकायदा करते हैं शो का आगाज और सबसे आम डेवलपमेंट 26 यानी तरमीम। अब दोनों ऐवानों से तरमीम की मंजूरी के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। जिसके बाद आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब नए चीफ जस्टिस की तख्सीस की तकरीर के लिए 16 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होगी। इस लिहाज से नए सीजे की तकर्री में 16 घंटे ही रह गए हैं, जिसके लिए आज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री से मुतालिक फैसला किया जाएगा। अब तश्कील करदा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ हैं, एहसान इकबाल हैं, आजम नज़ीर तारड़ और शाइस्ता परवेज़ मलिक शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, सेनेटर फारूक एच नाइक और एमक्यूएम से राना अंसार खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफ़र खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सलमान आवान हम मौजूद हैं। सलमान, सबसे पहले तो जो इजलास होने जा रहा है, सारी सूरत हाल है, उस पर आप हमें क्या अपडेट करेंगे, कितने बजे होगा ये? हाँ सलमान प्लीज गो ऑन, हमें बताइए इजलास जो है वो कब कितने बजे होगा? जो है वो तश्कील दी जा चुके हैं और 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर आज एक नए तरीके से शुरू किया जाएगा। नए आईनी
जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। और इस हवाले से ये बताया गया है कि जो शाम 4 बजे है ये नई कमेटी 12 रुकनी कमेटी बैठेगी और इसमें खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनके साथ एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारा और शाइस्ता परवेज मलिक को शामिल किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, सेनेटर फारूक एच नाइक और MQM की जानिब से राना अंसार जो है वो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर ठीक है सलमान, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और देखना यह है कि आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस है उसमें ये इजलास होगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून इकबाल ज़फ़र झकड़ा हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इकबाल साहब बताइएगा कि आखिर तरामीम जो है मंजूर हो गई हैं, लेकिन अब यह है कि मुसव्वदे जो पेश हुआ था ये वही हुकूमती मुसव्वदा था जो पहले तैयार हुआ था, या फिर वो मुसव्वदा जो मौलाना फजल रहमान ने तैयार किया था, या फिर वो जो मुश्तरका तौर पर तैयार हुआ था? देखिए जी, जो ओरिजिनल मुसव्वदा था यकीनन उसमें एक तमाम जमातों के साथ बातचीत करने के बाद हमने ये तय किया हुआ था कि इसको हम अमेंड कर सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी और जो भी तमाम जमातें मिलकर एक ही डायरेक्शन में एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी तो उसी पे हम जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत में तो यही है कि हमने अगर कोई काम करना है तो तमाम वो जमातें जो इस वक्त इस मुल्क में मेन जमातें हैं, आपको पता है कि 4-5 जो मेन जमातें हैं, इनको साथ मिलके बैठ के और एक लायामल तय करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके साथ फिर दूसरी जमातें जो हैं मुल्क में, तो हमारी बड़ी जमातें हैं, वो भी जब देखती हैं कि मेन पार्टीज जो हैं उन्होंने एक मसौदा बना लिया है और उसके मुताबिक आगे चलना चाहते हैं, तो वो फिर उस पे तमाम जमातें माशाल्लाह मुतफिक हो जाती है। जी वैसे इकबाल साहब चीफ जस्टिस की तकरीरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील और अब 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चुनाव करेगी, मतलब क्या समझते हैं आप, इस तरह से अदलिया मज़ीद मजबूत हो सकती है? मेरे ख्याल में कि ये जो चीज़ हुई है, फिर मैं यही कहूँगा कि इस पर भी लायामल तय करने के लिए बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुई है इस पे, और इस पे अदलिया को भी किसी हद तक कंसल्ट किया गया और उनके साथ बातचीत करके ये सारी चीज़ तय हुई है। अच्छा झगड़ा साहब, अब इस तमाम तर मामले में क्योंकि आपकी नज़र होगी इस पे तहरीक इंसाफ पे भी, और वो मुनक़सिम नज़र आती है क्योंकि बैरिस्टर गौहर का गुज़िश्ता रोज़ असम्बली का जो तकरीर है वो नाराज़ तो दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने किसी एहतजाज का इंदिया नहीं दिया। शेर अफजल मरवत जो हैं वो जारहाना हमेशा से ही, उन्होंने बयान भी जारहाना दिया है। डू यू थिंक इट्स अ डिवाइड या फिर कोई बड़ा एहतजाज है, और अगर कोई बड़ा एहतजाज आप मुतवक्के है तो उस पर हुकूमत की क्या तैयारी है? शुक्रिया जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जी, हुकूमत अल्लाह के करम से जो भी ये कदम उठाएंगे उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इनको हम एक तरीके से अगर समझा सकें और ये भी एक मुतफिका लायामल इख्तियार कर लें तो ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और मुल्क की, ये खुद भी ये बात करते हैं कि हम मुल्क के वसी तर मफाद के लिए बात भी करने के लिए तैयार हैं और कोई भी लायामल इख्तियार करना हो उसके लिए तैयार हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इनको हम लेकर चले साथ, लेकिन अगर फर्ज कर ये किसी फर्दर उस पे जाना चाहते हैं, जो बातें हो रही हैं कि 27 की बात की, 27 की कर रहे हैं कि कुछ होगा, तो देखा जाएगा। वो तो पहले भी आपने देखा कि जो कुछ हुआ उसमें हुकूमत ने बड़ी
मैं समझता हूँ कि ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि इनको ये मौका नहीं मिला कि ये कह सके कि हमारे साथ कुछ जुल्म हुआ है या कुछ ज्यादती हुई है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो जलसे में लोकेशन के लिहाज से कि ये यहाँ से उठा के हमें बाहर भेज दिया गया और ये किया कर दिया गया और जो डिसाइडेड जगह थी वहाँ जाने नहीं दिया। तो देखिए, हुकूमत ने देखना है ना, इस्लामाबाद में जो ये डी चौक की बात करते हैं वहाँ अगर इनको जाने दिया जाए तो फिर आफ्टर ऑल डी चौक जो है वो इतना सेंसिटिव वैसे जफर साहब, वैसे जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम पर सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया और आईनी तरमीम पर एतराज़ात भी उठाए हैं, तो जमात इस्लामी के मौक़िफ़ को कैसा देखते हैं आप? देखिए जी, उनके बयान, उनका अपना एक खिलाया अमल है, एक अपनी जमात है और वो जो बात करते हैं उस पे मैं समझता हूँ कि मेरा हक नहीं बनता कि उनके बयानात पे मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ या उन पे कोई एतराज़ करूँ या उनकी बात को गलत कहूँ। उनकी अपनी जगह जो मौक़िफ़ है वो अच्छा मौक़िफ़ है, जो बात वो कर रहे हैं इस वक्त और अवामी उसकी के लिए, अवाम के लिए बेहतरी के लिए अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये क्यों उठा रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल सफर शकड़ा साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। और आईनी तरमीम बिला हो तो गई है, लेकिन हम इस पे अपोजिशन जो रिएक्शन है वो अब सामने आ रहा है। लेट्स सी कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। मैं ब्रेक ले रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो जाता है, जल्दी से ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अब बात करते हैं कुछ डाकुओं के हवाले से। सिंध में कच्चे के डाकुओं के मामले पर सिंध पुलिस के अफसरान एक दूसरे पर डाकुओं की सरपरस्ती। एब्सोल्युटली। और जब हम बात कर रहे हैं, ये अब एक इतना लंबा मसला हो चुका है, इतना लंबा इशू हो चुका है कि कब से हम इस पे बात कर रहे हैं। हमें हर बार ये बताया जाता है कि डाकुओं के ख़िलाफ़ हम हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, हमारा ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल हो गया है, लेकिन वो हतमी मरहला आके नहीं दे रहा है। अब उसके अंदर खाने एक चीज़ पता चली, और वो ये कि सिंध पुलिस के जो अफसरान हैं वो एक दूसरे पे डाकुओं की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाने अब आ गए हैं। ये मामला बढ़ा है, घोटकी पुलिस इंतजामिया के लिए बड़े फैसले हुए हैं। डीआईजी सक्खर और एसपी घोटकी को हटाने का फैसला भी हो गया है और एसपी खैरपुर को एसपी घोटकी का इजाफी चार्ज मिल गया है। इसी पे हम बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर दाखिला सिंध और तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस तवा साहब से। हारिस साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस डाकुओं की सरपरस्ती करे, जब ये इल्ज़ाम लग जाए तो फिर आम शहरी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? वाकई अगर इल्ज़ामात सच हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती। यू हैव बीन द साबिक निगरान वज़ीर दाखिला और आपके फिंगर टिप्स पे होंगी ये बातें। सर प्लीज़ हमारी रहनुमाई कीजिए। देखें, बात यह है कि ये बहुत ही एक पुलिस की जिम्मेदारी है आवाम की जान और माल की हिफाजत करना, उनके कारोबार को लुक आफ्टर करना, फ्रेंडली कंडूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि पुलिस है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और अगर आपके पुलिस से कुछ, आई वुड नॉट से पुलिस इनकी बहुत अच्छी है, मैंने खासतौर पर काम किए इनके साथ, दे आर ऑल प्रोफेशनल, बट कुछ लोग होते हैं जो गलती करते हैं, लालच में आ जाते हैं और उससे आपकी ओवरऑल पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सफ़र करना पड़ता है। बट वी कैन नॉट से कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, इसलिए इसमें अब तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आई थिंक वहाँ पर काफ़ी और चेंजेस, सीनियर ऑफिसर्स की भी कुछ चेंजेस हुई हैं। इससे फ़र्क पड़ता है कि इमीडिएटली आईजी पुलिस ने बड़ा स्टर्न एक्शन लिया, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए कि जिस तरीके से वहाँ पर कच्चे में जो हालात हैं इस वक्त, वहाँ के कुछ वडेरा भी हैं जो लोकल सरदार हैं, उनकी भी सपोर्ट हासिल होती है और जिसकी वजह से वहाँ पर ये डाकू वहाँ पर काफ़ी पनपते हैं, पैदा होते हैं, उनको सब स्पॉन्सर किया जाता है, उनको ख्याल किया जाता है और फिर वो आपके पक्के के एरिए में आके काफ़ी ऑपरेशन करते हैं और फिर वहाँ से लूटते हैं। वहाँ पर आइज़ नहीं पथारीदार होते हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होने की ज़रूरत ये है कि इनके खिलाफ प्रॉपर प्लान्ड ऑपरेशन किया जाए। रेंजर्स अपना काम बहुत खुश उसलूबी से कर रहे हैं। पुलिस ज़्यादातर मैंने देखा अच्छा काम करते हैं। वन और अगर इंसिडेंट हो जाता है तो आई थिंक उसको
कानून मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, आईजी पुलिस मौजूद है, होम मिनिस्टर मौजूद है। आई थिंक वो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को देखते पता चलना चाहिए कि यस डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया और सोन ऑफिसर को जो उसने एक गफलत बरती थी या जान के ऐसी हरकत की थी उसको सजा भी मिली। बिल्कुल। अच्छा हारिस साहब, सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों का महल वकूफ़ ज़रा बताएं, द ट्रेन कितनी डिफ़िकल्ट है? अब बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाके हैं, दहशतगर्द यहाँ छुप जाते हैं। सिंध का जो कच्चे का जो इलाका है वो किस तरह का है? रिवरीन भी है, थोड़े बहुत फॉरेस्ट भी हैं। इतनी क्या मुश्किल है कि ऑपरेशन बार बार यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता? देखिए, इसमें बेसिकली हमें समझना चाहिए कि कच्चे का और पक्के का क्या एरिया है। जो दरिया के बाद एक फ्लड प्रोटेक्शन बंद बांधा जाता है ताकि वो पानी जब होता है बरसात का मौसम, फ्लड आता है, तो वो क्रॉस करके पक्के के एरिया में जहाँ पर पक्के घर होते हैं, कारोबार लोगों का होता है, फैमिली रह रही होती है, बच्चे रह रहे होते हैं, वहां तक ना जाए। इसलिए कच्चे का एरिया बंद के लेफ्ट साइड पे दरिया वाला एरिया उसको कच्चे का कहते हैं, और बंद के जो राइट साइड पे जहाँ पर लोग पक्के घर हैं, टाउन है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, उसको हम पक्के का एरिया कहते हैं। वहां पर बेसिकली ये होता है कि आपके सामने जब बरसात होती है, जिस तरह भी पीछे बरसात खत्म हुई है, अब ये वहां पर पानी के डिफरेंट पॉन्ड्स बन जाते हैं जहां पर ना तो आपकी रेंजर्स जा सकती है, ना आपकी पुलिस जा सकती है, और वहां पर आपकी एपीसी जो ट्रांसपोर्ट वो भी नहीं चल सकती है, जिसकी वजह से ये लोग होते हैं लोकल्स, इनको अपने एरिया का पता होता है, ये कश्तियों में सफर करते हैं और जहां जहां इनको पॉन्ड नजर उनके पीछे जाके दूर जाके बैठ जाते हैं और दूर से ये नजर भी आती है जब पुलिस रेंजर जाती है। सेकंड ये कि इसीलिए ये कहा जाता है, और फिर जाके तकरीबन जाके ये जनवरी फरवरी मार्च फरवरी के अंदर जाके ये पानी उतरता है, कुछ एरिया ड्राई होता है, देन यू कैन गो फॉर ऑपरेशन। एक तो ये वजह है जिसमें प्रॉब्लम होती है। सेकंड, वहां पर आपको जो जितने भी सरदार हैं उस एरिया के, जिस तरह सुंदरानीज हैं, जतोईज हैं, फिर उसके मजारी हैं, फिर उसके बाद और डिफरेंट ट्राइब शार्स हैं, ये जितने लोग हैं इनके एरिया में रिकॉर्ड्स होते हैं, अपने एरिया में इनको सपोर्ट भी करते हैं। सो बेसिकली आई थिंक हुकूमत सिंध को ये चाहिए कि ये जो सरदार हैं इनको बुला के इनसे बात करें, उनको वार्निंग भी दें कि अगर आइंदा के बाद आपके एरिया में कोई बात होगी, अबडक्शन होगी या रैंसम होगी या आपके एरिया में और कत्ल होगा, उठा के ले जाएंगे, हनी ट्रैप जो हो रहे हैं वो लोग होते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल पड़ सकता है। जब मैं होम मिनिस्टर मैंने यही अनाउंस किया, तो जिससे काफ़ी हद तक क्राइम रेट डाउन हो गया था। इसी तरह नेशनल हाईवे को ब्लॉक करते हैं और वहाँ पर जाके लूटना शुरू कर देते हैं ट्रकों को, वो लोग फिर स्ट्राइक करके सड़क ब्लॉक कर देते हैं, जिसके आपको ओवर इकॉनमी का लॉस होता है। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से कच्चे में ऑपरेशन मुश्किल हो जाए। अच्छा, ये तो बात ठीक है सर, लेकिन अब जब हम इस हालत पे आई गए हैं, ये गालिबन करेक्ट में फैम रॉन्ग के 10 12 20 ऑपरेशन हो चुके हैं, वो नहीं हो पा रहा सक्सेसफुल, तो क्या अब ये गुंजाइश मौजूद है कि इनसे मुज़ाकरात कर लें? और क्या आप समझते हैं कि लोग इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं ये क्यों करते हैं? इसके पीछे माइंडसेट क्या है? बिल्कुल हो सकता है कि, और अगर देखें जो लोग जिन्होंने सिर्फ डिकॉइट्स हैं और वो सपोर्टेड बाय कुछ सरदार के, तो उनसे तो आप जरूर मुलाकात करें, लेकिन जिन्होंने हिनस क्राइम्स किए हैं, अबडक्शन किए हैं, जिन्होंने अपने वहाँ के लोकल्स को मारा है, फैमिलीज को नुकसान, ऐसे लोगों के खिलाफ उनको ये करना चाहिए कि वो अपने आप को पहले कानून के हवाले करें और उनको रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि आप छुपे रहें और आप फायरिंग करें, पुलिस जाए, रेंजर्स जाए, पुलिस के लोगों को उठा लें, पुलिस के लोगों को मारें और उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई भी ना कीजिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तरीका यही है कि ये खुद सरेंडर करें, कानून अपने आप को कानून के हवाले करें और फिर वहाँ पर लीनियंट व्यू लिया जाए, क्योंकि इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया और आज तक के बाद यही चीज़ें नहीं, इन्होंने माफ़ी मांग ली है, पाकिस्तान के आइन कानून को मान लिया है, तो फिर उनका लीनियंट व्यू करके आप कोर्ट के थ्रू उनको रिलीफ दे सकते। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन अब बहुत ज़्यादा वक्त जो है बीत चुका है और पानी जो है वो पुल के अब ऊपर से बह रहा है कच्चे के डाकू के मामले पे, और इतने ये नुकसान पहुंचा चुका है और अब तो हालत ये हो गई है कि पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रही है सरपरस्ती का। तो लेट्स सी कि जो पुलिस जो है उनको हटाया गया है, जो अफसरान को, उसके बाद कोई बेहतरी आती है या फिर ढाक के वही 3 पात रहता है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
ऑलराइट, अब हम बात करेंगे मौसम की। और वो गा रहे हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। बेईमान बिल्कुल भी नहीं है। कराची में मौसम बहुत गर्म है और इंतहाई गर्म है। और कराची वाले मज़ीद तैयार हो जाएं, क्योंकि मज़ीद जो ये हफ्ता गुजरने वाला है उसमें मज़ीद मौसम जो है वो गर्म ही रहेगा। यानी कि आइंदा 4 से 5 दिनों में शदीद गर्म रहेगा मौसम। और जो शहर का दर्जा हरारत है, उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर आपके आसपास कोई बर्तन वगैरह है तो उसमें पानी भर के रख दिया करें। ये बेचारे जानवर और चिड़िया जो है उनका जो है थोड़ा भला हो जाएगा, हो सकता है आपको सवाब भी मिल जाए। तो खैर, और ये हम क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है कराची में। और अब हम बात करें अगर हम वी कैन शो यू कि कराची में कितना ज़्यादा मौसम जो है वो गर्म रहने वाला है। तो कराची में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है मैक्सिमम दैट इज़ 34, फील इज़ गोइंग टू बी 39, मिनिमम 24 हमारा ख्वाब ही रहेगा गालिबन। अच्छा, अब ज़रा हम कराची के बाद दीगर शहरों का अगर रुख कर लें तो अगला शहर है हैदराबाद। और हैदराबाद में भी शदीद गर्मी है। अब कराची वाले जो शिकवा कर रहे थे कि यहाँ बहुत गर्मी है, हैदराबाद में आपसे ज़्यादा गर्मी है। 38 ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और 26 पता नहीं क्या रहेगा। गालिबन हैदराबाद की ठंडी सड़क में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है, बस इसके अलावा तो नहीं। मीरपुर खास चलते हैं। मीरपुर खास में भी अब जैसे जैसे आप सिंध में अंदरून की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होता जाएगा। मीरपुर खास में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। अब चलते हैं नवाबशाह, एक और गर्म इलाका, यहाँ भी 38। गालिबन तमाम तर शहरों ने 38 लॉक कर लिया है। मैक्सिमम 38 तो है, लेकिन फील इससे बहुत ज्यादा है। एक बार फिर अब आपको लाड़काना लेके चलते हैं। और लाड़काना में भी अगेन आई थिंक देयर इज सम कंपटीशन ऑफ 38। 38 हर जगह है, लेकिन फील जो है द रियल फील वो मुख्तलिफ है, क्योंकि कहीं पे हवा का दबाव कम है और कहीं पे जब ज्यादा है तो उससे बहुत ज्यादा इम्कान होगा गर्मी बढ़ने या कम रहने का। चलिए अब आपको सीधा बगैर टिकट, ये सिर्फ हमारे पास ही पॉसिबल है कि हम आपको गवादर लेके चलते हैं पोर्ट सिटी। थोड़ी सी यहाँ पे रिलीफ मिल सकती है समुद्र के किनारे। हाँ, ये रिलीफ कितना है, 2 डिग्री का। कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। तो चलिए वहां लेके चलते हैं जहां से मौसम कराची आता है। यू आर राइट, हम चल रहे हैं क्वेटा। और क्वेटा में थोड़ी थोड़ी सर्दी की एंट्री हुई है रात के औकात में, लेकिन गर्मी में जो है अभी भी ज़्यादा खातिर खा कमी नहीं हुई है। कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। चलिए अब आपको लेके चलते मदीनतुल औलिया, सरजमीन औलिया, मुल्तान, जहाँ पे वैसे ही जो कहते हैं ना कि वो जलाली शहर है, तो कम से कम 21 ये कम से कम निकल चुका। अब जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा वैसे वैसे पारा भी ऊपर जाएगा। 36 डिग्री तक यहाँ पे रहने का इम्कान है। चलिए तो लेके चलते डायरेक्ट लाहौर। और लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 21, ज़्यादा से ज़्यादा 32 है। बाय द वे लाहौर से खबरें ये हैं कि रात के औकात में थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। लाहौर की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट नाज़रीन। खैर, फैसलाबाद आपको लेके चलते हैं और फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 19, ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। और आपको लेके चलते हैं दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा यानी कि इस्लामाबाद। कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पे 20 और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 33 डिग्री रहने का इम्कान है। चलिए मरी लेके चलते हैं। अगर आपको इस्लामाबाद में गर्मी से लग रही है तो 2 से ढाई घंटे ड्राइव कीजिए, मरी जाइए और कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री का मज़ा उठाइए। पेशावर लेके चलते हैं आपको। कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पे 19, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। तो हमने आपको दर्जा हरारत बताया, लेकिन शुरू में ही हमने आपको बता दिया था ए कराची वालों, आपको बहुत अच्छी मुजफ्फराबाद रह गया। मुजफ्फराबाद कैसे भूल सकते हैं हम। बहुत से लोग छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं मुजफ्फराबाद जाने के लिए, तो कर लीजिए। 14 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 27 इस वक्त मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मौसम हो रहा है। तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सरदार साहब, बाकी जो शहर है, बाकी जितने शहर हैं, बाकी जितना मुल्क के हिस्से हैं, वहाँ तो दर्जा हरारत बहुत अच्छा चल रहा है। ये कराची में कब तक गर्मी रहेगी सरदार साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में तो आपको मालूम है रवायती तौर पे अक्टूबर गर्म महीना ही होता है। इत्तेफाक से मई और जून के बाद तीसरा गर्म तरीन महीना टेम्परेचर अगर एवरेजेस आप देखें तो अक्टूबर होता है कराची में। लेकिन पिछला हफ्ता तो ज़्यादा गर्म गुजरा, जब 39 से ऊपर टेम्परेचर 3-4 दिन तो 40 को तकरीबन छू रहा था। उसकी वजह वही आपने नोट की होगी, बुनियादी तौर पे ये होता है कि जब समंदर के अंदर कोई लो प्रेशर बन जाए, वो बाद में वो डिप्रेशन भी बना और ओमान की तरफ निकल गया था, तो उसके बाद सी ब्रीज मतलब थ्रू आउट ब्लॉक रहती है। जब तो फिर हवा का रुख रहता है कराची के ऊपर, जब शुमाल मशरक, शुमाल मगरब या शुमाल, उन 3 अतराफ से जब भी विंड फ्लो होगा कराची के ऊपर तो गर्मी ज़्यादा होगी। और इन दिनों ऐसा ही चलता है। और अक्टूबर में यूजुअली
दिन के पहले हिस्से में यानी 2-3 बजे तक अमूमन इसी तरह से हवा का रुख रहता है शुमाल मगरिब वगैरह से, तो उसके बायस गर्मी ज़्यादा होती है। हाँ, शाम में जाके कुछ अगर वो लो प्रेशर वगैरह ना बना हो समंदर में, तो फिर सी ब्रीज कदरे बहाल होती है, तो थोड़ा सा शाम में बेहतर हो जाता है। तो अभी भी ये हफ्ता भी ऐसे ही चलेगा, 37-38 हो सकता है। अगले 2 दिन तो 37-38, और उसके बाद जो 2 दिन आएंगे परसों और तरसों, उसमें हो सकता है 39 तक भी चला जाए। तो ये हफ्ता गर्मी है कराची में, और देखें 26 या 27 अक्टूबर के बाद फिर इसमें कदरे कमी आएगी, जब ये सी ब्रीज खासकर दोपहर के बाद बहाल हो जाया करेगी, तो फिर कमी आएगी टेम्परेचर, जो दिन के टेम्परेचर है इसमें। रात में तो अभी भी वही एवरेज कराची का अक्टूबर का रात का तो 22.9 यानी तकरीबन 23 होता है, लेकिन अभी 25, 26, 27 इस रेंज में चल रहा है मिनिमम भी। और अच्छा सरदार साहब, इससे पहले कि मैं आपसे लाहौर की मौसम, पंजाब के मौसम की बात करूं, क्योंकि सर्दियों की आमद है गालिबन और स्मॉग का भी फैक्टर आएगा, बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। पिछले हफ्तों में, पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ऐसा फिनोमिनन हुआ है कराची में कि पूरा कराची ने शिकायत की है कि भाई ये बैड ओडर, ये स्मेल, ये बदबू कहाँ से आ रही है। बहुत सारे लोगों ने उस पर फेसबुक पे लिखा कि जी कोई समुद्री पौधा मर जाता है, हवा का रुख इधर हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत बदबू आती है। बहुत से लोगों ने कहा कि पूरे शहर में जो है वो मछली की फीड का ट्रक घुमा रहे, इसलिए बदबू आ रही है। ये फिनोमिनन क्या था सरदार साहब? देखिए, ये फिनोमेना बुनियादी तौर पे हमारा तो सब्जेक्ट नहीं होता मौसमियात वालों का, ये मतलब बायोलॉजी या मेरीन बायोलॉजी कहना चाहिए उनका है। लेकिन जो मैंने भी उनसे एक बात हुई 1-2 से और खुद उनके बयानात पढ़े, तो उसमें यही है कि जो फाइटोप्लैंक्टन एक पौधा होता है जो ज़ेर ज़मीन होता है, ज़ेर समंदर, तो उसमें मानसून के बाद मानसून ख़त्म होता है, मानसून हवाएं रिट्रीट हो जाती हैं, तो वो एक तरह से सरफेस पे आ जाता है, उसके बाद कुछ गला हुआ सड़ा हुआ इस तरह से, तो उसकी बदबू फैलती है। मेरे नॉलेज में इतना ही है इसके मुताबिक। ओके, और गालिबन जो है वो सरदार साहब, गालिबन वो हवा का रुख भी शायद इधर हो जाता है, इस वजह से भी चीज़ होती है। सर सरदार साहब, अब ज़रा हम पंजाब की बात कर लेते हैं। लाहौर की अब अगर बात कर लें तो वहाँ पे इस वक्त मौसम थोड़ा सा मुतदल है, लेकिन लाहौर वाले इंतज़ार कर रहे हैं सर्दियों का। तो क्या वहाँ पे सर्दियों ने एंट्री डाली है? पंजाब में सर्दियाँ कब तक जो है हम तवक्को कर सकते हैं? देखिए, अभी तो सर्दी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही है, और वो भी सुबह की और रात की सर्दी है। जैसे ऊपर आप जीबी साइड पे देखें तो टेम्परेचर सिंगल डिजिट में, इन स्कर्दू में तो 1 तक टेम्परेचर गिर चुका है रात का, लेकिन दिन में वहाँ भी 20-22 इस रेंज में चल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि अभी कोई ऐसा उस तरह की सर्दी दिन में नहीं होती, लेकिन रात में ठंड हो जाती है पहाड़ी इलाकों में। और स्कर्दू, गिलगित वगैरह वो जो पट्टी है, और इसी तरह से कश्मीर के चंद एक इलाकों में जहाँ पर टेम्परेचर 10-12, 12-14 इस रेंज में है। लाहौर में भी अभी तक 20s में चल रहा है, तो जाहिर है सर्दी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन ये हफ्ता 10 दिन के बाद नवंबर जब आएगा तो फिर रात की और सुबह की खुनकी बढ़ यानी कि जो भी टिकट कराना चाह रहा है लाहौर वगैरह का, वो नवंबर में करा ले। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। तो ख़वातीन हज़रात, ये था मौसम का अहवाल। और पंजाब में तो सर्दी शायद नवंबर में आ जाए, कराची वाले दुआई करते रहेंगे अब कि सर्दी कब आएगी, और जब आएगी तो बहुत जल्दी चली भी जाएगी। हम भी बहुत जल्दी जा रहे हैं, हम भी बहुत जल्दी कहाँ जा रहे हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। स्टे विद अस, क्योंकि वापस आएंगे तो बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। हाँ, एक बार फिर आपको कहेंगे हम खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। जनाब अली 10:05 हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है उसका आगाज़ बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ होगा। वैसे तो सोनिया, हम हम बात करते रहते हैं पाकिस्तान में बड़े वसाइल हैं, नेचुरल जो वेल्थ है पाकिस्तान की, दैट्स लाइक भरपूर है ना। अब वो चाहे पहाड़ हों, चाहे हमारे सहरा हों, उन पहाड़ों में छुपा हुआ वो मिनरल्स हों, और या फिर हमारे समंदरों में जो छुपी हुई बायोडाइवर्सिटी है वो हो। तो ये माला माल ये मुल्क है वसाइल से, और जो गर्म पानी का समंदर है, ख़ासतौर पे गवादर जैसी बंदरगाह, वो भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। लेकिन इंतज़ामी अमूर बेहतर ना होने की वजह से हम इन तमाम वसाइल से इस तरह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरह हमें उठाना चाहिए। ब्लू इकॉनमी एक ऐसा मौजू है जिस पर कई ममालिक की पूरी मईशत टिकी है। एब्सोल्युटली, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है कि ब्लू इकॉनमी
हमारी तवज्जो का बायस नहीं है, तवज्जो का मरकज़ नहीं है? ऐसा क्यों है? इसके साथ इश्यूज़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं? हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से इसी अहम तरीन ख़जाने की जानिब हुकूमती तवज्जो दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक और मामला है जिस पे हम बात करने जा रहे हो, इसी पे हम बात करेंगे। एक्स स्पेशल असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ मरीन टाइम अफेयर्स महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद साहब, ये ब्लू इकॉनमी जिस पे अब तवज्जो पाकिस्तान की हो जानी चाहिए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ये सुनते सुनते हमारे तो कान पक गए हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ब्लू इकॉनमी को एक्सप्लॉइट करने वाला मुल्क आखिर कब बनेगा? वो क्या मामलात हैं, वो क्या हर्डल्स हैं जो पाकिस्तान और ब्लू इकॉनमी के बीच इस वक्त हायल है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये है कि मैं कहूँगा मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जब स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, साथ जो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए। और हम इंशाअल्लाह का फजल है अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे ये एक स्टेबल हो जाए, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि इकनॉमी आगे बढ़े। अब आप बात कर रहे हैं कि हर्डल्स क्या है। देखिए, इसमें सब में बड़ा हर्डल जो है ना इस मुल्क में, वो है ब्यूरोक्रेसी। और उसके बाद मैं कहूँगा अदलिया का बड़ा हाथ भी इसमें है। उसकी वजह ये है कि देखें, जो भी चीज़ कोई इशू होता है, कोई बड़े आसानी से जाके वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं और स्टे ऑर्डर के ऊपर चलता रहता है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटाने की बात करें, चाहे आप कोई टेंडर्स हो जाए। और आप देखें ना, श्रीलंका जैसे मुल्क जो कहते दिवालिया होने के बाद उठा, आप फिशरी के ऊपर देख लें, हम फिशरी में कितने पीछे हैं। पोर्ट्स के अंदर देखें, जो पॉलिसी आनी पड़ेगी, जब शिपिंग पॉलिसी, मैं खुद उस वक्त SAPM था इमरान खान साहब के दौर में, हम पॉलिसी ला नहीं सके। अच्छा, पॉलिसी क्या है कि देखिए, अगर कोई भी शिप ओनर आता है ना, जहाज का मालिक, वो चाहता है कि जी उसके पास डॉलर फ्री फ्लो हो, वो डॉलर लेके आए, वो जो है आमदनी हो, उसके ऊपर आप टैक्स लें। देखिए, ये दुबई हुआ, आप ये माल्टा, ये ऑफशोर क्या है? ऑफशोर में यही है कि देखें, ऑफशोर की अहमियत को समझने की कोशिश हमने कभी नहीं की। हम गए हो ऑफशोर का मतलब है सिर्फ ब्लैक मनी, नहीं जी। ऑफशोर के बड़े जो है खुसूसियत भी है कि उसके ऊपर बैंक्स फाइनेंसिंग आसानी से कर लेती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी टैक्स होगा, हर जो है कंपनी टैक्स देने को तैयार है, मगर एक फिक्स कोई टैक्स ले ले। उसकी वजह यह है कि देखें, प्रॉपर जो है शिपिंग के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर का आना जाना है, तो उसके ऊपर जो है फिर इनकम टैक्स वाले ऑफिस में वो चक्कर लगाते रहें, तो मेरे ख्याल से कोई भी बाहर का सरमायादार आना नहीं चाहेगा। ओके सर, बिल्कुल आपने ये भी बात की है, एंड आई वुड लाइक टू पुट अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इफ़ यू अलाउ मी, कि टैक्सेशन का भी मामला है और बड़े सारे मामले हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो बाकी सेक्टर्स में नहीं कर रहे, तो शिपिंग और ब्लू इकॉनमी में क्या करेंगे? बट द इशू इज़ कि सिर्फ इस एक वजह की वजह से ही तो ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी, उसका भट्टा नहीं बैठा होगा ना। लाइक 1970 में पाकिस्तान के पास 71 जहाज़ थे और वो अब आते आते इतनी कम तादाद रह गई है हमारे पास जो है, मतलब कि वी आर रिड्यूस टू 12। उसका आप भारत से छोड़ें, आप वो मैग्नानिमस कंट्री है ना, अब अपना ही एक हिस्सा था बांग्लादेश, उससे अब अगर तकाबुल कर लें तो कोविड से कुछ पहले तक, 2019 से पहले तक उनके पास 40 जहाज़ थे। उन्होंने कोविड के पीरियड के बाद से लेकर अब तक 80 जहाज कर लिए हैं। वो अपनी मैरीटाइम की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद अस? देखिए, एक तो जो है ना, हम बैसाखियों पे अपनी गवर्नमेंट की कंपनीज को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल PNSC को देखिए, अगर आप PNSC को और प्राइवेट सेक्टर को इक्वली फेयर ट्रीट नहीं करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा? देखिए, प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी हमें जो है इक्वली ट्रीट किया जाए। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, जो कार्गो PNSC लेके आएगी, उनके पास राइट है, PNSC के पास, जो कि मैं कहूँगा मेन कार्गोज है, वो कह रहे हैं PNSC के पास राइट है। मेरा कहना है प्राइवेट सेक्टर के पास क्यों नहीं है? देखिए, ऐसे कई प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, जो मुल्क से बाहर अपने जो है उनकी अपनी शिपिंग कंपनीज हैं और उनके अपने जहाज भी हैं,
ये कई पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि वो स्टेबल नहीं समझते। देखिए, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, मैंने तो एक दफ़ा पहले भी तजवीज़ की थी, आज फिर तजवीज़ कर रहा हूँ कि देखें, डॉलर अगर उनके बाहर हैं और वो जहाज़ खरीद के लेके आते हैं और पाकिस्तान में उसको रजिस्टर करते हैं, जिससे पाकिस्तान में जो है मैं कहूँगा बेरोज़गारी भी कम होगी। उसकी वजह ये है कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जो है इनकम भी मिलेगा। एक जो है पॉलिसी लेके आए कि जो भी जहाज़ ओनर लेके आएगा उससे देखिए, अगर वो वैसे ही उसके पैसे बाहर हैं तो आप उससे नहीं पूछ सकते, तो उसको जो है गवर्नमेंट को जो है अलाउ करना चाहिए कि वो लेके आए, पाकिस्तानी फ्लैग में करें और उसके ऊपर एक नॉमिनल टैक्स आप उससे ले लें। मगर अगर आप उसको जो है सिर्फ जो है जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा? देखिए, शिपिंग जो है एक बहुत वाइड जो है वास्ट फील्ड है और उस वास्ट फील्ड में मैं आपको कहूँगा कि आपको प्रोफेशनल्स को लाना पड़ेगा जो कि शिपिंग को समझते हैं। अगर एक देखिए, मैं खुद एक ज़माने में शिप ओनर रह चुका हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बदकिस्मती से उस वक्त जो है वो जहाज भी बाहर के मुल्क में रजिस्टर्ड था, ठीक है ना। पाकिस्तान के मुल्क में रजिस्टर मेरे ख्याल से 70s के बाद एक मरहूम मसूद बागपती साहब ने किया था, ट्राई स्टार शिपिंग बनाई थी, वो जो है बैंकरप्ट हो गई और ख़त्म हो गई। उसके बाद तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई भी पाकिस्तानी ने अब पाकिस्तानी फ्लैग में कोई जहाज़ लेके आया हो, सिवाय PNSC जो कि कैप्टिव कार्गो उनको दिया हुआ है। अब ऑयल उनके पास कैप्टिव कार्गो है तो उसके ऊपर उनके मज़े हैं। देखिए, जब अगर आप कैप्टिव कार्गोज गवर्नमेंट के इदारे को दे देंगे तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि कंपटीशन हो? तो अगर ओपन कंपटीशन है तो सारे शिप ओनर्स को एक ही चीज़ ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। जी, वैसे महमूद साहब, मैं गिडानी शिप की भी बात करना चाहूँगी। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड एक ज़माने में दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब तबाह बर्बाद हो चुका है। इसकी तबाही की क्या वजूहात हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, गिडानी में भी मैं खुद शिप ब्रेकिंग कर रहा हूं और इस वक्त भी कर रहा हूं। देखिए, उसकी तबाही के जिम्मेवार मैं कहूँगा कोई गवर्नमेंट नहीं है, और ये मैं इस पे देखिए जहाँ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। देखिए, गिडानी में ये है वो फ्लक्चुएट करता है इंटरनेशनल मार्केट से। यहाँ पे देखिए, इंडिया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और ताइवान एक ज़माने में नंबर 1 था, अब ताइवान रहा नहीं। देखिए, जब वो स्टील के ऊपर देखें, स्टील जो है स्मगल होके अफगानिस्तान से और जो फाटा वगैरह को जो आपने सब्सिडाइज किया हुआ है, तो शिप ब्रेकिंग के लिए मुश्किलात आ रहे हैं। उसकी वजह है कि शिप ब्रेकिंग में हम फिक्स टैक्स देते हैं कि जी इतना पहले ही हम टैक्स दे देते हैं, और आज इंटरनेशनली जब हम उसको रिवर्स वर्किंग करते हैं तो वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है इस मुल्क में 22% से अब आके 20% हुआ है। तो अगर आप 20% जब इंटरेस्ट लेते हैं और एक जहाज़ को टूटने में 6 महीने से 8-9 महीने लग जाते हैं, तो जब इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट करते हैं तो वो इतना हो जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। देखें, जिस वक्त इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और जो मेरे ख्याल से बहुत जल्द होने वाला है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इंटरेस्ट रेट को वो लेके आएंगे नीचे। डॉलर भी मैं आपको आज बता दूं कि डॉलर भी नीचे आ जाएगा। आज आप देखें ना, आज की मैं बात कर रहा हूँ, डॉलर के पहले प्रीमियम्स आज से 1 माह पहले महीने का प्रीमियम 2 से ढाई रुपए चल रहा था। कल जो था प्रीमियम चल रहा था 10 पैसे और 5 पैसे। इसका मतलब डॉलर में स्टेबिलिटी आ गई। लोग जो अज्यूम कर रहे थे कि जी डॉलर 300 का हो जाएगा और 290 का होगा, वो आज वही लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये नीचे जाके, और मैं भी ये कहूँगा कि ये 250 और 60 पे जाके ये ठहर जाएगा। तो अगर डॉलर ठहर गया और इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मैं कहूँगा कि आपकी शिप ब्रेकिंग तो उड़ जाएगी। और ये भी हमें गौर करना चाहिए कि देखिए, नेवी के कुछ अफसरान हैं, मैंने पहले भी अपने दौरे हुकूमत में भी कहा था, नेवी के कुछ अफसरान होते हैं जो कि रिटायर होते हैं यंग एज में, उनको भी हम
को जहाज़ों के ऊपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो भी जहाज़ों को ज्वाइन करें। हम जो है ये सिर्फ कहते हैं कि नहीं जी उनको एक दूसरे के साथ हम उनकी टांग खींचते हैं कि नहीं जी नेवल ऑफिसर कैसे ज्वाइन करेगा, उसको वापस से इम्तिहानात देने पड़ेंगे, उसको वापस से पूरे प्रोसेस को जाना पड़ेगा। मेरा नज़रिया ये है कि देखें वो एक प्रोसेस से जा चुके हैं, बिल्कुल आप उनसे इम्तिहान लें और अगर वो इम्तिहान में पास होते हैं तो उनको भी सर्टिफिकेट दे दें। एब्सोल्युटली ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब एंड थैंक यू फॉर ब्रेकिंग द न्यूज़ कि डॉलर जो है जाने जा रहा है और इंटरेस्ट रेट्स भी। और अगर ये दो चीज़ें हो गई तो सिर्फ और सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री नहीं, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो चलिए इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर देखते हैं प्रोग्राम में आगे क्या बाकी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है में खुशामदीद और पाकिस्तान के लिए एक और काबिल फ़ख्र आलमी रिकॉर्ड। ये एक रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज पाकिस्तानी हीरो राशिद नसीम से, जिन्होंने चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स मास्टर का ननचक कैटेगरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड फ़लस्तीन के नाम कर दिया है। सेंचुरी रिकॉर्ड होल्डर हैं राशिद नसीम, 122 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना चुके हैं और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे जब भी भारत का कोई रिकॉर्ड बनता है तो राशिद भाई जो हैं उसके हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में वो रिकॉर्ड जो है पाश हो जाता है। तो राशिद नसीम हमारे साथ ही मौजूद है। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम आपको और बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपका क्योंकि इससे पहले भी इंटरव्यू आपके घर पे आके कर चुका हूँ जब आपकी छत है, और मैं इससे पहले के ये बात कहूँ राशिद भाई, हम हमेशा जब भी आपसे बात करते हैं आप कोई रिकॉर्ड बना के आए हुए होते हैं, हम आपके घर आते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं और हर बार हम सिचुएशन वही देखते हैं, वही शिकवे, वही शिकायत। इस बार भी शायद वही मामलात हैं। 122 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप दर्ज करवा चुके हैं और अभी भी कोई पजीराई नहीं है। चलिए आज यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ऐसा ही है राशिद भाई? सबसे पहले तो वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल आप घर पे भी आके जो है वो एक रिपोर्ट मुझ पर बना चुके हैं, मुझे याद है बिल्कुल अच्छे से, और उस पर भी यही शिकवे शिकायत थे और आज भी वो उसी तरह ही बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि अब तक तो किसी भी हुकूमती सरपरस्ती में 122 साल में रिकॉर्ड बनाने के बाद भी नहीं आ सका। तो लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और हमेशा से उम्मीद ही अच्छी है, तभी इतने ज्यादा आलमी रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड में बना रहा हूँ और खुद को कभी भी कमजोर मैंने महसूस नहीं होने दिया और ना ही कभी भी खुद को कमजोर समझा है। और हालांकि मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, मेरे पास बहुत सारे मामलात जो है वो, उसके लिए आपको पता है कि मेरे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपने सभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे देखे हुए कि उसमें एक अच्छे खासे फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मैं अपनी मंजिल की तरफ जो है वो गामजन हूँ और अल्लाह के फजलो करम से उसमें बहुत जो है मतलब अच्छे तरीके से कामयाब हो रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात सुनकर ना मुझे तकलीफ़ हो रही है कि 122 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के बाद अब तक, और ये कितना टाइम हो गया, एक हुकूमत की तरफ से एक सिंगल नुमाइंदे ने आपसे रब्ता नहीं किया? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी 2013 में जब इन्होंने पंजाब यूथ फेस्टिवल करवाया था, तो उनकी ही सरबराही में मैंने पहली मरतबा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए थे और मुझे ये रास्ता दिखाने वाले जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो पंजाब यूथ फेस्टिवल ही था। फिर उसके बाद जो है वो कभी भी जो है वो उसके बाद अब दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और उनके दौरे हुकूमत में भी मैंने बहुत ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड्स समेटे और मैं तो खैर मुख्तलिफ अदवार में रिकॉर्ड्स बनाता रहा, लेकिन किसी भी वक्त की हुकूमत ने मुझसे ना तो कभी कोई रब्ता किया और ना ही कभी मुझसे बात करने की कोशिश की कि राशिद नसीम साहब, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि सिर्फ मैं इनफरादी तौर पर जो है वो आलमी रिकॉर्ड नहीं बनाता, बल्कि ये भी आप बात जानते हैं कि मेरी जो फैमिली है माशाल्लाह, मेरे फादर हैं जो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं माशाल्लाह, 72 साल के हो चुके हैं और उन्होंने 70 साल की उम्र में जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मेरी बेटी जो है वो 3 आलमी रिकॉर्ड बना चुकी है। इसके अलावा मेरी वाइफ है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और उसके अलावा मेरे 14 अलग से शागिर्द हैं जो आलमी रिकॉर्ड होल्डर हैं। उसके अलावा मैं इंटरनेशनल जर्मनी, कोरिया, जापान
और इन डिफरेंट कंट्रीज में जाकर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। और राशिद भाई जी, राशिद भाई मेरे ख्याल से अब ये भी एक रिकॉर्ड है कि आपकी पूरी फैमिली, आपके शागिर्द, क्योंकि जिसका जिक्र कर रहे हैं राशिद भाई, इनकी साहबजादी से मैं मिल चुका हूँ और जिस तरीके के वो जिस तरीके की उनकी तैयारी राशिद भाई करा रहे हैं, अमेजिंग। मैं अंकल से मिल चुका हूँ और आपको पता है कि राशिद भाई के वालिद जो हैं वो क्या करते हैं, अगर कहीं फड्डा वड्डा हो जाए ना किसी से, आप बुला सकती हैं उनको, क्योंकि अंकल जो हैं वो सेब हाथ में लेके और वो ऐसे फाड़ देते हैं, मतलब कमाल कर देते हैं। लेकिन बात वही है राशिद भाई, और मुझे अभी बताया यही गया कि आपको स्टूडियो हमने बुलाया था, आप इस वजह से नहीं आ सके क्योंकि राइट नाउ आप एक स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते भी हैं और यू आर बिजी ओवर देयर। राशिद भाई मैं चाहूँगा आप ज़रा बाकी पाकिस्तान वालों को बताएं कि मलीर का राशिद जो है वो कितने गज़ के घर में रहता है, कितने कमरे हैं उसमें, और वो सीढ़ी जो है वो कितनी पक्की है जो आपको छत तक लेके जाती है आपकी, और वहाँ पे जो आपने पूरा अपना एक अरीना बनाया हुआ है, वो जो आपने अरीना बनाया हुआ है वो आपने खुद कैसे बनाया, मैट्स कैसे लगाए, ननचक्स से लेके बॉक्सिंग पैड्स तक, पंचिंग बैग तक, वो सारी चीज़ें प्लीज़ अहाता कीजिए इस चीज़ का। सर ये आप तो आप खुद आ चुके हैं घर में, तभी आपने ये सवाल पूछा है। और घर मेरा नॉर्मल सा एक घर है जो 120 का एक घर है। मैं मली शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ और जिस जगह में मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे प्लस्तर भी नहीं हुआ हुआ, और बस ये सूरत हाल है सीधी सी। और लेकिन ये है कि मैंने कहा ना स्टार्टिंग के अंदर, ये मेरे हौसले जो है वो कभी भी कम नहीं हुए। 122 साल में रिकॉर्ड है और मैं हमेशा से मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं अभी तक नजर नहीं आया हूँ या वो अपनी आंखें खुद से जो है वो बंद किए हुए, क्योंकि टोक्यो टीवी की टीम जो है वो मेरे घर पर आकर, जिस जगह पर आपने आके इंटरव्यू किया था, वो डायरेक्ट मुझे मेरे घर पे भी पहुंच चुकी है और मुझे घर पे आके मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। तो मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यार फिर दुनिया के जो सबसे बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो हैं वहां पर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, जिसमें इटली है, इटली में 6 दफा जा चुका हूँ, इसके अलावा फिर जर्मनी है, फिर कोरिया है, फिर चाइना जैसे जहां पर इतनी ज्यादा मार्शल आर्ट की जाती है, वहां के टीवी शोज में जाके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। और फिर लास्ट टाइम सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं स्पेनिश गॉट टैलेंट के अंदर सेलेक्ट होकर भी नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं था। और मेरे पास स्पेनिश गॉट टैलेंट के सिलेक्शन के लेटर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ से बातचीत के तमाम ईमेल्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही जो है वो स्पेनिश गॉट टैलेंट भी जो है वो मेरा मिस हो गया था। लेकिन फिर वही बात है कि देखिए जी मेरे हौसले जवान है, मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको करता हुआ नजर आता रहूंगा। और राशिद भाई आपने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, किसी मुल्क की तरफ से आपको ऑफ़र हुई कि जी आ जाए हम आपको शहरियत देते हैं, अगर आपका अपना मुल्क जो है आपको आइडेंटिफिकेशन, मुल्क तो नहीं लेकिन मुल्क के लोग आपको वो आइडेंटिटी नहीं दे पा रहे, तो चले हम आपको अपनी आइडेंटिटी देते हैं, हम आपको अपनी नेशनैलिटी देते हैं, आप हमारे नेशनैलिटी पे रिकॉर्ड्स बनाइए। ऐसा हुआ है कभी? सर देखिए होता ये है कि जब आपकी अपनी ख्वाहिश होती है ना मुल्क से बाहर जाने की, तो इस तरह के जो मामलात होते हैं ना फिर वो खुद ब खुद आपके सामने भी आते हैं। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जाऊं। हालांकि मैं कितनी मरतबा बाहर गया हूँ, मैंने कभी जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कभी मैंने अप्लाई नहीं किया। इवन ये जब मैं अभी लास्ट टाइम जब मैं इटली गया था तो इटली गया था 2022 में, वहां पे मैंने जाके 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही शो के अंदर बनाए थे। तो जब मुझे वीजा दिया था इटालियन एम्बेसी ने, तो मुझे कौंसलर जो जनरल थे उन्होंने डायरेक्टली खुद मुझे बुलाया था और मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि आप को जब वीजा चाहिए इटली का, जब आप जाना चाहते हैं वहां पर किसी भी मकसद के लिए, सर आप एक मिनट यहाँ रुक जाएं, ये आपके लिए सिंपली के 122 रिकॉर्ड बना लिए, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, किसी की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, ये आपके लिए बनता है, ये बनता है आपके लिए। हेड्स ऑफ टू यू। एब्सोल्युटली। हम कंटिन्यू करें राशिद भाई। तो उन्होंने मुझे बुलाया और सिर्फ इसलिए मुझे जब वो मुझे वीजा दे रहे थे, हालांकि वो मुझे पासपोर्ट उससे पहले भी मैं कई मरतबा इटली आ चुका हूँ, लेकिन कौंसल जनरल चेंज हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने यार आपके जो शोज हैं वो इटली में जब मैं था तो मैंने वहां पर आपके शोज देखे और मैं आपका फैन हूँ और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी। और जब मेरे सामने आपका ये जो है वो वीजा लगने के लिए दरखास्त आई तो मैंने फौरन मिलने की ख्वाहिश का इसीलिए इजहार किया।
तो उन लोगों ने मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी। और फिर यही सारी बातों को अगर मैं मतलब समेटूंगा, तो ना तो मैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर अभी तक किसी ने मुझे बुलाया है, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया है, ना किसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मुझे बुलाया है, ना यूथ अफेयर्स, कहीं पर भी मैं अभी तक नहीं जा सका। तो मतलब थोड़ा सा दिल हमारा जो है वो दुखी होता है, क्योंकि लाजमी बात है कि ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है हमेशा से कि हम अच्छे स्पोर्ट्समैन जो है वो इसीलिए जाया कर देते हैं कि उनको फाइनेंशियली तौर पर या अच्छा, अब मेरी जो ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश जो है वो ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट की अब है भी नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि यार कम से कम मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट बुलाए, पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मुझे बुला के कम से कम यार अप्रिशिएट तो कर देना, कम से कम एक मतलब जो है मुझे अप्रिशिएट तो करें कि यार क्या बात है राशिद साहब, आपने 122 लेकिन देखिए हम अकेले पाकिस्तान के नाम कर दिए, जबकि बिल्कुल, और अपने इतने रिकॉर्ड्स कर दिए हैं, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, आपकी आवाज़ हम बनते रहेंगे और हुकाम वाला तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। तो ये राशिद जिन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि हम राशिद की आवाज़ बने और हुक्काम बाला तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे लोगों की पजीराई हो जो मुल्क का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में हाईलाइट करते हैं। एब्सोल्युटली। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। यकीन करें इस वक्त मेरा दिल ज़रा रो रहा है, लेकिन ब्रेक में जाना ज़रूरी है। वापस आएंगे, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और गेस्ट से। लेट्स टेक अ ब्रेक। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओह माय गॉड, हाय गाइस। और ये सब आपने ये तो सब सुना ही होगा ना। बिल्कुल, मैंने कहा अचानक से क्या हो गया। पिछले 6 नहीं, ये मैं बिल्कुल भी अपना कोई चैनल, मेरा कोई चैनल है ना, मैं उसको सब्सक्राइब करने को किसी को कह रहा हूँ। पिछले 5-6 सालों में हमने देखा कि बूम आया एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में स्पेशली। बिल्कुल। और अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर उसकी जो पड़ोसी मुल्क की बात कर लें या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, वहाँ पे क्रेज़ी अर्निंग थी उसकी, शदीद क्रेज़ी। लेकिन अगर आपके साथ थोड़े से स्टार्ट्स हम शेयर करें, इस 1 मिनट में जो हमने ये गुफ्तगू की है, उस 1 मिनट जो गुजर गया है उसमें 500 मिनट का कंटेंट अपलोड हो चुका है ऑन द यूट्यूब, विच मीन्स के हर घंटे में तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या हर घंटे में 30,000 मिनट्स ऑफ कंटेंट अपलोड हो रहा है, विच मीन्स के एक दिन में यूट्यूब पे 7,20,000 जो हैं कंटेंट्स जो है अपलोड हो रहे हैं, वो कंटेंट अपलोड हो रहा है। दिस इज मैसिव। लेकिन क्या इतना ज़्यादा जब कंटेंट अपलोड हो रहा है तो उसकी क्वालिटी कहाँ रह जाती है? अब इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो माशरे का बहुत ही ऐसा हिस्सा है कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे कंटेंट बना के बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आ जाते हैं, उसमें क्लाइमेट के काम करने वाले, उस पर इवन फैशन ब्लॉगर्स एंड फैशन व्लॉगर्स एंड ऑल। लेकिन क्या अब इतनी सैचुरेशन आने के बाद, जो 2024 के बाद जितना साल आ रहे हैं, क्या यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, या फिर तौबा तौबा और तौबा तौबा और आए हाय ओए होए टाइप चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी? ये तो मैंने बहुत फ़िल्टर करके आपको बताया, वरना पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो हमारे साथ आज कौन है जी गेस्ट? सोनिया साहब हमारे साथ एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसर जो है वो बैठे हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनकी रीच तो खैर क्या ही है। जब मैं भी उनके साथ जब निकली, तो जब सिग्नल पे भी हम खड़े हुए थे तो वहाँ पे भी साथ भाई करके लोग आ रहे थे। सिग्नल्स पे नहीं आते लोग, जहाँ पे भी उनको देखते थे ट्रैफिक लाइट पे जब खड़े होते थे, तो जो आसपास की गाड़ियाँ भी थी ना, वहाँ से भी साथ भाई कर रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि कौन साथ भाई। साथ हाशमानी इन्फ्लुएंसर जो है हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सोनिया और एहसन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। साथ भाई, चलेंगे यहीं से शुरू कर लेते हैं हम कि 7,20,000 घंटे का कंटेंट, ठीक है, और रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड हो रहा है। ऐसे में आने वाले सालों में क्या अब हम अपनी जनरेशन को ये बताना पसंद करेंगे कि जी आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन करें? करना सबको चाहिए। देखिए, पहले के ज़माने में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल थी। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल है। अब वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि आपने थोड़ा सा डांस बना दिया, थोड़ा सा अपना मजाक बना दिया और उस पर व्यूज़ आ जाते हैं। मैं एक नई थ्योरी लेके आया हूँ जो कि पाकिस्तान में किया नहीं है लोगों ने। आप हुक उसी चीज़ को रखें, एंटरटेनमेंट फैक्टर को रखें, लेकिन उसके बाद आप बच्चे को दे दें इंफॉर्मेशन या नॉलेज।
मैं अपने प्लेटफॉर्म्स में भी यही कर रहा हूँ कि इनिशियली बच्चे को वो दिखाया जा रहा है जिससे वो अट्रैक्ट होता है विद इन लिमिट्स ऑफ बीइंग रीजनेबल, और फिर उसके बाद उसको वो दे देते हैं जिससे उसको फ़ायदा हो जाता है। आप पुराने ज़माने में जो हमें एजुकेशन दी जाती थी ना, वो बड़ी सिंपलिस्टिक थी कि डायरेक्ट आके कोई शेर पढ़ रहा है या डायरेक्ट आके आपको बोर कर रहा है। वो कहते हैं ना बच्चे प्रोफेसर पका रहा है, तो हमें वो प्रोफेसर बनना है जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। जो 3 सेकंड के स्पैन में ट्रांजिशन होती है ना स्क्रीन पे, जिससे लोग हुक्ड रहते हैं, हमें उस तरह का कुछ कंटेंट क्रिएट करना है और उसमें इंफॉर्मेशन डाल देनी है। सो डू यू थिंक कि जितना ज़्यादा ये कंटेंट आ रहा है, घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, ऐसा तो नहीं है कि ये मार्केट आगे जाके सैचुरेट हो जाएगी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स? देखिए, मार्केट ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड है। जो कंटेंट क्रिएटर व्यूज़ की जंग कर रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। आप देखते हैं हर 6 महीने में कोई ना कोई सुपर वायरल हो जाता है, 6 महीने बाद आप उसका नाम भूल जाते हैं। लेकिन जो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, दे आर हियर टू स्टे। क्वालिटी से मतलब होता है कि वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो। अमेरिका में एक चैनल है जिसका नाम है वैल्यूटेनमेंट। इंटरटेनमेंट और वैल्यू को मिक्स करके देते हैं। फ्यूचर यही है कि आप लोगों की अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं। एक बच्चों का कार्टून है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूड चिल्ड्रंस कार्टून है। उसका गेम ही ये है कि उन्होंने कलर्स सारे ब्राइट कर दिए और हर 3 की बात कर रहे हैं जी, कोकोमेलन है, कोकोमेलन। उसकी जीत ही ये है कि उसने कलर्स सारे इनफिल्टर कर दिए और वो हर 3 सेकंड में ट्रांजिशन करता है। अब वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप जब 8, 9, 10 साल के बच्चे को इसी तरह कोई अच्छी इंफॉर्मेशन दे दें, जैसे हम साइंस चैनल्स देखते थे, देयर इज द साइंस गाय जो पढ़ाता था, वो कलरफुल चीज़ों में आपको साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखा देता था। हम ये देख के बड़े हुए हैं, तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट फॉर आवर किड्स। वैसे साथ अब जो है ना, वो हर इंसान ही इसमें कूद पड़ा, यहाँ तक कि हमारे सहाफ़ी हजरात भी, मॉडल्स भी, एक्टर्स, मतलब हर जिसको देखो जी, बच्चों से लेके बड़े तक, बूढ़े मौलवी साहब भी, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं हर तरह के। नहीं, वो भी बनाए कंटेंट। मतलब कहने का मकसद ये कि इस वक्त हर कोई इसमें है। तो मुझे समझ नहीं आता कि फ्यूचर में शायद ये टीवी शीवी सब हट जाएगा और यूट्यूब ही रह जाएगा, और यूट्यूब पे ही क्या हर चीज़ अपलोड हुआ करेगी, यूट्यूब ही क्या मेन डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ करेगा। देखिए, आज भी आप देखें ऑन डिमांड जो भी कंटेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू, आप लास्ट 3 इयर्स में नेटफ्लिक्स की स्टॉक प्राइस देख लें आप। तो मैं तो स्टॉक प्राइस से एनालाइज करता हूँ कि दुनिया जा कहाँ रही है। फ्यूचर ऑन डिमांड कंटेंट का है। हाउएवर, हमारी एज कंटेंट क्रिएटर्स, मैं खुद को भी अब कंटेंट क्रिएटर कहना शुरू हो गया हूँ, हालांकि मैं बिजनेसमैन हूँ, बट हमारी एज कंटेंट क्रिएटर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को बताएं कि दिस कंटेंट इज़ नॉट गुड एंड दिस कंटेंट इज़ गुड। आप और मैं बड़े हुए हैं, वैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग दोनों 20-20, 22-22 साल के हैं, लेकिन आप और मैं बड़े हुए हैं। मुझे तो फर्क, अगली बंदी जो है वो खुशी से इस वक्त आसमान साथ में आसमान पे। आप और मैं बड़े हुए हैं ऐसे टाइम में, प्री नेटफ्लिक्स, प्री स्नैपचैट, प्री इंस्टाग्राम एंड प्री टिकटॉक जनरेशन। सो वी हैव सीन द लॉन्ग अटेंशन स्पैन टाइम एंड द शॉर्ट अटेंशन स्पैन टाइम। तो हम कभी कभी खुद को कंट्रोल करके स्क्रॉलिंग भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कैच कर लेते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो आज का बच्चा है उसने तो देखा ही ये है, तो कौन बताएगा उसको? एग्जैक्टली, यू एंड मी। और मैं अगर अपनी की मिसाल लूँ, इफ शी इज़ ग्लूड टू द रील्स, शी इज़ ग्लूड। सो अगेन माय क्वेश्चन है इसके साथ, जैसे कि चलें हम उस ज़माने की अपनी अर्ली 2000s एंड ऑल, डॉक्टर, इंजीनियर, एवरीवन रनिंग टुवर्ड्स दिस, एंड नाउ कमिंग टू 2024, एंड ऑफ 2024, एवरीवन जी क्या जी वो कंटेंट क्रिएटर, जी वो मैं यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, सारी चीज़ें। सो क्या आपको लगता है कि बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, वो उसको एज अ करियर अडॉप्ट करें? बिकॉज 2 चीज़ें होंगी, या तो वो सक्सेसफुल होंगे या फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर सिर्फ इंडिया की ही बात कर लें हम, इंडिया में करोड़ों इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेट लाखों में भी नहीं है, हज़ारों में, विच इज़ गोइंग डाउन द स्लोप एवरी डे। तो क्या बच्चे आने वाले सालों में आफ्टर 2024 इसको एज अ करियर ऑप्ट करें क्या? देखिए, बचपन में हम सुनते थे कि मूवी स्टूडियोज़ के बाहर बहुत सारे यंग लड़के या लड़कियां जाते थे अपनी ज़िंदगियों में, और उसमें भी परसेंटेज ऑफ सक्सेस 0.01, 0.02 था। तो सिमिलरली जब एक मार्केट में सैचुरेशन आती है, सक्सेस रेट रिड्यूस हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन इज़ अ फुल टाइम जॉब। हाउएवर
you should have other skills as well. They are. Huh? And they are. They are e-commerce. You should, especially third world country में, पाकिस्तान जैसी कंट्री में सबको इंटरनेट की कोई ना कोई ऐसी स्किल आनी चाहिए जिससे वो 100, 200, 300, 500 डॉलर बना रहा है। जिसको नहीं आती मैं कहता हूँ उसको सीखनी चाहिए। देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एडॉप्टेबिलिटी। फ़र्ज़ करें कल को अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए और मौसम बहुत ठंडा हो गया पाकिस्तान का, हम लोगों को एडॉप्ट करना पड़ेगा जी। सिमिलरली जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, बाहर जॉब्स नहीं है, तो अब बच्चों को एडॉप्ट करना पड़ेगा कि ई कॉमर्स से या ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप किस तरह अर्न करें एटलीस्ट बेसिक इनकम, जिससे आप अपनी ट्यूशन फ़ी वगैरह दे सकें वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो एवरीवन शुड नो हाउ टू डू दैट। और मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि मैंने एक बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर को बोलते हुए सुना था कि अगर आप 8 घंटे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना और आप इस स्क्रिप्ट को रिवर्स कर दो और 8 घंटे कंटेंट बनाने वाले बन जाओ, यू बी मोर सक्सेसफुल, योर चांसेस ऑफ सक्सेस गोज अप। आज के दौर में है ना एक टर्म है जिसे हम कहते हैं लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो इतनी बढ़ गई है, हम इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि हम कंज्यूम किए जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की ओवर कंजम्पशन बैंकरप्सी की तरफ जाती है। अगर मैं रोज़ शॉपिंग करता रहूं मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं रोज़ कंटेंट देता रहूं लेकिन दुनिया को कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरा ब्रेन तो वर्थलेस हो जाएगा। यूज्ड ब्रेन बिकम्स वर्थलेस। और वैसे जहाँ आपने ऑनलाइन और उसकी बात की, ऑनलाइन स्कैमिंग भी बहुत चलती है ना, कि मतलब दिखाया कुछ जाता है और निकलता वो कुछ है। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग आजकल बात कर रहे हैं। मैं हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें। ऑनलाइन स्कैमिंग, कोर्सेज़ के लेके स्कैमिंग, बिजनेस को लेके स्कैमिंग। देखिए मैंने अभी एक वेंचर लॉन्च किया है, 2 महीने हुए हैं, theuniversity.com के नाम से। वो इसी चीज़ के एंटाई लॉन्च किया है कि बहुत सारे लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स दे हैव स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट्स विद नो वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्योंकि वो अच्छे लगते हैं और कैमरे में लोग उनको देख रहे हैं, उन्होंने आके कुछ ना कुछ बेच दिया है। तो हमने ऑनलाइन स्किल्स के लिए फ्री में theuniversity.com पे सारे कोर्सेज दे दिए। ये बिजनेस तो हमने बंद कर दिया लोगों का, अगर लोग आके सही से पढ़ लें, मेहनत कर लें। यस यस, थैंक यू सो मच सादा अशमानी, आप शो में तशरीफ़ लाया। यकीनन आपकी जो बातें हैं वो जो अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सुन रहे होंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये कि जब हम बचपन में सुनते थे वंस अपॉन अ टाइम, स्टोरी टेलिंग का आगाज़ वहीं से हो जाता था। तो आप चाहे मेकअप पे बात कर रहे हों या फिर आप क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हों या फिर आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हों, आप किसी भी शोबे के इन्फ्लुएंसर हों, अगर आपकी गुफ्तगू में, आपकी बोलचाल में, आपके कंटेंट में वंस अपॉन अ टाइम नहीं है, आपकी कहानी में कहानी गोई नहीं है, आपकी स्टोरी में स्टोरी टेलिंग नहीं है, तो आप 7,20,000 मिनट का कंटेंट बनाते रहें, फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा कोई नहीं है। और हमें फ़ायदे वाले काम करने हैं ना, अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, माशरे में अच्छा मुकाम बनाइए और आगे जाइए। अच्छा कंटेंट देखना है तो देखते रहिए शो। आपसे कल होगी मुलाकात। क्लोजिंग के वक्त हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।